क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है, पार्ट नंबर 6। डेटा मैंने पहले बना दिया था कि एक मेटल है, उसका मास मुझे पता है और उसका इनिशियल टेम्परेचर मुझे पता है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी मुझे पता है, ये मुझे गिवन है। इसके बाद मैं इस मेटल पीस को एक बर्तन में डाल देता हूँ। बर्तन जो है वो एल्यूमिनियम कैलोरीमीटर है, और वो जो एल्यूमिनियम कैलोरीमीटर बर्तन है जिसे मैं कह रहा हूँ, उसके अंदर पानी भी मौजूद है। ठीक, तो पानी और उस बर्तन का टेम्परेचर सेम होगा, वो मुझे गिवन है, और इस मेटल पीस का टेम्परेचर उससे ज़्यादा है। तो इस वजह से जब मैं इस मेटल पीस को उस बर्तन में जिसमें पानी मौजूद है और वो बर्तन एल्यूमिनियम का है, जब मैं इंसर्ट करूँगा इस मेटल पीस को, उसमें ड्रॉप करूँगा, तो इसका टेम्परेचर लाजमी क्या होगा, इसका टेम्परेचर लाजमी डिक्रीज होगा। T2 जो है वो मेरे लिए क्या होगा, डिक्रीजिंग। सो डेल्टा टी अगर मुझे कैलकुलेट करना हो फॉर केस ऑफ मेटल, तो वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ T1 माइनस T2, बिकॉज T1 150 डिग्री सेंटीग्रेड है और T2 क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो डेल्टा टी हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। सो T1 बड़ी वैल्यू है, T2 क्योंकि डिक्रीजिंग है, सो वो T1 से छोटी वैल्यू होगी। सो डेल्टा टी इक्वल्स T1 माइनस T2 फॉर द केस ऑफ मेटल पीस। यहाँ पे आप लोग डेल्टा टी से पहले वर्डिंग लिखें, मेटल loses its energy so its temperature is decreasing. Metal loses its energy so its temperature is decreasing. Therefore delta T equals T1 minus T2, क्योंकि T1 बड़ी वैल्यू है, T2 छोटी वैल्यू है और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है मेटल का। तो यहाँ पे जो वर्डिंग लिखनी है आपको खुद से वो लिखनी है, मेटल loses its energy so its temperature is decreasing therefore, और उसके बाद आप लिखें डेल्टा T equals T1 minus T2। हमें कैलोरीमीटर का भी मास गिवन है, उसका इनिशियल टेम्परेचर हमें गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, और इस कैलोरीमीटर यानी कि इस बर्तन के अंदर जो पानी है उसका भी मास हमें गिवन है। ये दोनों इक्वल हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें पानी की गिवन है, उसके अलावा हमें पानी का इनिशियल टेम्परेचर भी गिवन है। एक बात जो नोट करने वाली है कि पानी जिस बर्तन में यानी कि कैलोरीमीटर और वाटर दोनों का T1 सेम है। अब आप विजुअलाइज करें कि इसमें अगर मैं एक गरम मेटल इंसर्ट कर दूं, ड्रॉप कर दूं, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि T1 और T2 दोनों, T1 दोनों जगह क्योंकि सेम है, सो T1 में जब हम इंसर्ट करेंगे यानी कि कैलोरीमीटर के अंदर एक मेटल ड्रॉप करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बर्तन का भी और बर्तन में मौजूद पानी का भी। सो T2 इज इंक्रीजिंग फॉर बोथ कैलोरीमीटर एंड वाटर। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कैलोरीमीटर गेन्स इट्स एनर्जी सो इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, देयरफॉर डेल्टा T इक्वल्स T2 माइनस T1। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा सो T2 विल बी ग्रेटर देन T1। So I have written here delta T equals T2 minus T1. Same for the case of water, because पानी का भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पानी की एनर्जी बढ़ेगी, सो डेल्टा T पानी के केस में भी क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। असल चीज जो समझने की है वो ये है कि हमें तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स गिवन है, एक एल्युमिनियम मेटल जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया, एक कैलोरीमीटर और कैलोरीमीटर के अंदर पानी। देखें, जब मैं एल्युमिनियम मेटल जिसे मैंने हीट किया हुआ है और जिसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड था, पिछली स्लाइड में लिखा हुआ था इनिशियली, जब मैं उसे कैलोरीमीटर के अंदर ड्रॉप करूंगा और कैलोरीमीटर के अंदर पानी मौजूद है, सो पानी और कैलोरीमीटर दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर इन लोगों का लो है, कैलोरीमीटर और वाटर का, बाद में वो इंक्रीज होगा। सो डेल्टा टी इन दोनों के केस में क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। और पुराने वाले केस में एल्यूमिनियम मेटल के केस में डेल्टा टी किसके इक्वल था, T1 माइनस T2, क्योंकि उस मेटल का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। सो डेल्टा टी मुझे हमेशा पॉजिटिव चाहिए। सो डेल्टा टी मुझे जब पॉजिटिव चाहिए तो मैं इस तरीके से T2 और T1 को अरेंज करूंगा कि डेल्टा टी हमेशा पॉजिटिव नंबर रहे। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज मुझे पता है, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल्स हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। हीट लॉस्ट कौन कर रहा है, मेटल या वो एल्युमिनियम जो है, और हीट गेन कौन कर रहा है, ये कैलोरीमीटर या वाटर। यहाँ पे आप एल्युमिनियम की जगह कैलोरीमीटर लिख लें,
ठीक है, ये गलती से लिख दिया गया है, एल्यूमिनियम यहाँ पे नहीं होगा बल्कि कैलोरीमीटर होगा, प्लस वाटर। मेटल क्या हो जाएगा, डेल्टा Q1 मैं उसको कह दूं, जो यहाँ पे क्योंकि कैलोरीमीटर है तो उसकी नहीं है, क्या हो जाएगा डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3। डेल्टा Q1 क्या हो जाएगा M1C1 T1 माइनस T2, बिकॉज मेटल के केस में T1 बड़ा नंबर है, T2 छोटा नंबर है। डेल्टा Q2 क्या हो जाएगा M2C2 T2 माइनस T1, और डेल्टा Q3 क्या हो जाएगा M3C3 T2 माइनस T1। अब उसके बाद मैंने वैल्यूज पुट कर दिए, M1 मास ऑफ मेटल, C1 स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, T1 150 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एल्यूमिनियम मेटल एंड T2 एज इट इज। M2 जो है वो मास है कैलोरीमीटर का, वो मैंने इंसर्ट कर दिया है। C2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वो लिख दी है। T2 मुझे कैलकुलेट करना है, वो एज इट इज, और T1 की जगह 25 डिग्री सेंटीग्रेड। M3 की वैल्यू ये रही 0.5, C3 ये रहा, आई हैव रिटन हियर, और T2 माइनस 25। असल चीज मुझे वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर फाइंड करना है जिसे मैं T2 कह रहा हूँ इस पूरे स्टेप के दौरान, कि जब एल्यूमिनियम मेटल अपना टेम्परेचर लूज करेगा और पानी और बर्तन कैलोरीमीटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो एक वक्त आएगा कि ये हीट एक्सचेंज रुक जाएगा, यानी कि पत्थर का टेम्परेचर उस एल्यूमिनियम मेटल का टेम्परेचर और बर्तन में मौजूद पानी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, जिसे मैं हर जगह पे T2 कह रहा हूँ। मुझे वो टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, कि किस टेम्परेचर पे आके हीट एक्सचेंज रुक जाएगा। सो वो जो टेम्परेचर होगा उस वक्त अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज लॉस बाय हॉट बॉडी और हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी इक्वल हो जाएगा। सो उस कंडीशन को देखते हुए मैंने एक कंडीशन बनाई है, ठीक। उसके बाद मैंने वैल्यूज इसमें इंसर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर लें, जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं आसानी के साथ। उसके बाद आपके पास ये स्टेप आ जाएगा, मजीद कैलकुलेशंस परफॉर्म करें और हमें T2 फाइंड करना है। फर्दर सिंप्लीफाइंग कुछ और स्टेप्स आप परफॉर्म कर लें, जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको देख लें, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको मैंने एक तरफ लिख लिया है, जो T2 वाली टर्म्स हैं वो एक तरफ लिख ली हैं, क्योंकि T2 मुझे वो वेरिएबल है जो फाइंड करना है। सो T2 का फाइनल आंसर हमारे पास ये आ जाएगा 26.24 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो मेटल है एल्यूमिनियम, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद 150 डिग्री से कितना हो जाएगा 26.24, और उसी वक्त पानी और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ के कितना हो जाएगा 26.24 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा। आप एक दफ़ा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें और इसके सॉल्यूशन के स्टेप्स देखें कि किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। ये 3 बॉडी प्रॉब्लम है, 3 ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, तीनों के लिए अलग अलग डेटा बनाएं, तीनों के लिए अलग अलग टेम्परेचर चेंज को विजुअलाइज करें कि कौन सी बॉडी हॉट बॉडी है, कौन सी बॉडी कोल्ड बॉडी है। जो हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जो कोल्ड बॉडी है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। डेल्टा टी आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि एक पॉजिटिव नंबर आना चाहिए फाइनल कैलकुलेशन के बाद। इस तरीके से मैंने डेल्टा टी में कभी T1 माइनस T2 लिखा है, कभी T2 माइनस T1 लिखा है। डेल्टा टी यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर नहीं है, डेल्टा टी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के उस रेफरेंस को बता रहा है कि पहले टेम्परेचर क्या था और बाद में टेम्परेचर क्या हो गया। डेल्टा टी को यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर ना समझें। अगर डेल्टा टी को चेंज इन टेम्परेचर समझेंगे तो हमेशा T2 माइनस T1 ही लिखा जाएगा। इस वजह से डेल्टा टी को मैंने कहीं भी यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर नहीं कहा है, वो सिर्फ टेम्परेचर के बारे में बता रहे हैं कि इनिशियली टेम्परेचर क्या था और फाइनली टेम्परेचर क्या हो गया। डेल्टा टी को हमेशा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के दौरान हमने कोशिश करनी है कि पॉजिटिव रहे फाइनल आंसर के बाद, ठीक। ये एक डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है और ऐसा न्यूमेरिकल शायद हमारे पास बुक की किसी एग्जाम्पल में या न्यूमेरिकल में मौजूद नहीं था, ठीक। नाउ क्वेश्चन फ्रॉम 2010, क्वेश्चन जो है वो है पार्ट नंबर 8, और ये जो पार्ट है ये सेम वही है जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है बुक का। शायद अमाउंट ऑफ हीट जो है वो बुक में हमें 200 जूल गिवन है और यहाँ पे 400 जूल है, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीटली सिमिलर। आप अपने तौर पे सॉल्व करें इसे, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अंदाजा भी होगा। ये मैंने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं 2010 से लेके 2018 तक के, ठीक। 2019 का आप लोग अपने तौर पे सॉल्व कर लें एक क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क के तौर पे या असाइनमेंट जो भी आप कहना चाहें, और 2020 में तो पेपर हुआ ही नहीं है। तो इस तरीके से चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया है। काफ़ी टॉपिक्स इसमें थे और मैंने पास पेपर के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आपको करा दिए जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम हमेशा से रहते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 को अगर स्टार्ट करूं, चैप्टर 12 मेरे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली स्टडी है इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो कि रेस्ट में है या बहुत स्लो स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, लो स्पीड या स्लो स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। हम ऐसे चार्जेस की बात कर रहे हैं जो कि रेस्ट में है या बहुत कम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, उस स्टडी को हमने नाम दे दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। चार्ज की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कमी या ज्यादती को मैं चार्ज कह रहा हूं। उसके बाद मेरे पास दो टाइप के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो सेम टाइप के चार्जेस हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या नेगेटिव और नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जो अपोजिट चार्जेस हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पॉइंट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल है, उसको मैं पॉइंट चार्ज कह रहा हूँ। कूलम्स लॉ मेरे पास पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मैं यूज करूंगा। जो पॉइंट चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड बहुत कम है उनके दरमियान क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या क्या फोर्स ऑफ रिपल्जन है, वो मुझे कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, कि दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, एक को मैं Q1 कह दूं एक को मैं Q2 कह दूं, तो इनका जो प्रोडक्ट है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो फोर्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि Q1 और Q2 के दरमियान जो डिस्टेंस है R, उसको स्क्वायर करूं, 1 से डिवाइड करूं, तो ये फोर्स उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कूलम्स लॉ बेसिकली पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन कैलकुलेट करने के लिए मैं इसे यूज करूंगा। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है r। तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको कंपेयर करूंगा, इसको एक साथ लिख दूंगा तो मेरे पास फोर्स की एक इक्वेशन आ जाएगी।